हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर दीप्ति गोयल और कंटिन्यूएशन में मैं आपके लिए नेक्स्ट वीडियो ले आई हूँ। प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि सेपरेशन ऑफ वेरिएबल के थ्रू हम पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व कैसे करते हैं, और उसके बाद मैंने एक वीडियो बनाया था इस चीज के ऊपर कि वेव इक्वेशन का जनरल सोल्यूशन क्या होता है और वो कैसे निकालते हैं। आज मैंने वेव इक्वेशन की एक प्रॉब्लम ली है और हम उसको सॉल्व करना सीखेंगे। आई होप कि आपको हेल्प करेगा। एक बार रीड आउट कर लेते हैं क्वेश्चन को। आपसे पूछा जा रहा है कि एक स्ट्रिंग है, अ स्ट्रिंग इज स्ट्रेच्ड एंड टाइड टू 2 पॉइंट्स L apart. Motion is started by displacing the string in form y is equal to a sin pi x by L, from which it is released at time t is equal to 0. Show that the displacement of any point at a distance x from one end at time t is given by दिस गिवन इक्वेशन। ठीक है, तो अब इसमें कह क्या रहा है इसको थोड़ा सा समझते हैं। आपसे कहा जा रहा है कि एक स्ट्रिंग है लेंथ एल की है, एक स्ट्रिंग है लेंथ एल की है, दोनों एंड पर बंधी हुई है। ऑब्वियसली कि वाइब्रेशन प्रोड्यूस हो ही नहीं सकते स्ट्रिंग में जब तक वो दोनों एंड पर बंधी भी नहीं होगी। तो ये फिक्स कंडीशन होती है वेव के क्वेश्चंस में कि दोनों एंड बंधे हुए हैं और जब उसको फिर रिलीज पुल करके रिलीज कराए तो वाइब्रेशन स्टार्ट हुआ है। उसके लिए कुछ कंडीशन दी हुई है क्वेश्चन में, अभी हम देखेंगे उसको। तो फिलहाल स्टार्टिंग में ये दिया हुआ है कि स्ट्रिंग है लेंथ एल की है, दोनों एंड पर बंधी हुई है। और तो अब हम इसको अप्लाई कैसे करते हैं कि जनरल सोल्यूशन को हमें सॉल्व करना होता है। हमें एक्चुअली करना क्या है, हमें कुछ कंडीशंस इस क्वेश्चन से एक्सट्रैक्ट करनी है। ठीक है, उन कंडीशंस को वन बाय वन जनरल सोल्यूशन के ऊपर इंप्लीमेंट करना है और जो हमारे जनरल सोल्यूशन में कांस्टेंट्स होते हैं C1, C2, C3, C4 उनको रिजॉल्व करते जाना है। लास्ट में जो बचेगा वो आपका आंसर होगा, जो इतना आना चाहिए। इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इन्होंने उसको प्रूव करने के लिए टाइप से दे रखा है, तो वो इतना आना चाहिए। तो हम एक बार देख लेते हैं कि हमें क्या क्या कंडीशंस यहाँ पे हमारी फ्रेम हो सकती हैं। फर्स्ट कंडीशन देखो, कुछ बाउंड्री कंडीशंस फ्रेम होती हैं इसमें और कुछ इनिशियल कंडीशंस फ्रेम होती हैं। ठीक है, तो बाउंड्री कंडीशंस ऑब्वियसली नाम से ही क्लियर है कि बाउंड्री पर बनेगी। दोनों एंड क्योंकि बंधे हुए हैं, ये एंड x इज इक्वल टू 0 होता है, ये एंड x इज इक्वल टू L होता है। तो अगर आप इस चीज को बताओगे कि इस एंड पर कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं है, ऑब्वियसली स्ट्रिंग बंधी हुई है तो इस एंड पर डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा। तो कैसे हम इसको शो करेंगे कि जब x इज इक्वल टू 0 है तो y जो कि डिस्प्लेसमेंट को शो कर रहा है वो 0 है। x इज इक्वल टू 0 पर डिस्प्लेसमेंट y 0 है। ठीक है, इसको लिखने का एक तरीका ये भी हो सकता है, मैंने आपको पहले भी डिस्कस किया था कि y या u जनरल सिंबल्स होते हैं एक्चुअली डिस्प्लेसमेंट के। u भी होता है, y भी होता है। जो क्वेश्चन में दिया हो अगर तो हमें वही लेना पड़ेगा, अगर नहीं दिया है तो u और y में से आप कुछ भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर y क्योंकि दिया हुआ है इसलिए हम y ही कंसिडर कर रहे हैं। तो जनरल सोल्यूशन, जनरल जो टर्म होती है डिस्प्लेसमेंट की वो या तो ऐसे दिखाई जाती है uxt। अब यहाँ पर इस वाले वीडियो में y लिया है तो ये yxt करके दिखाई जाएगी। y shows the displacement, x is position and t is time। तो अगर मुझे ये दिखाना है कि x इज इक्वल टू 0 के लिए y 0 है तो इसको दिखाने का एक तरीका ये भी हो सकता है। ठीक है, चाहे आप इसको ऐसे लिखिए चाहे आप इसको ऐसे लिखिए, दोनों का मतलब कंप्लीटली इक्वल है। ओके, तो x एंड पर x इज इक्वल टू 0 एंड पर डिस्प्लेसमेंट 0 है। सेकंड बाउंड्री कंडीशन क्या बनेगी, जब एंड x इज इक्वल टू L है तो वहां पर भी डिस्प्लेसमेंट 0 है। ऑब्वियसली हमने ये पढ़ लिया अभी अभी कि इस एंड पर भी डिस्प्लेसमेंट 0 है, इस एंड पर भी डिस्प्लेसमेंट 0 है। तो अगर मैं इस एंड को दिखाना चाह रही हूँ तो कैसे दिखाऊंगी, x इज इक्वल टू L कह करके। तो x इज इक्वल टू L पर y इज इक्वल टू 0, या फिर आप इसको सिंपली जैसे ऐसे लिख सकते हैं, इस तरह से भी लिखा जा सकता है इसको। ओके, तो ये हमारी दो बाउंड्री कंडीशंस फ्रेम हो गई हैं। नाउ अब आ जाते हैं क्वेश्चन में कुछ इनिशियल कंडीशंस गिवन होती हैं, उसको अप्लाई करने के लिए, उसको समझने के लिए आपको थोड़ी सी फिजिक्स की जरूरत है, बहुत ज्यादा नहीं, सिर्फ 9th लेवल वाली ही फिजिक्स की जरूरत है। फॉर एग्जाम्पल जैसे इस क्वेश्चन में दिया हुआ है, इस लाइन पर फोकस करेंगे आप। ठीक है, इस लाइन से आपका जो इनिशियल कंडीशंस है वो एक्सट्रैक्ट होने वाली है। आपसे कहा जा रहा है कि motion is started by displacing the string in form this from which it is released at time t is equal to 0। इस क्वेश्चन को कहने का मतलब क्या है, वो ये बताना चाह रहा है आपको कि इनिशियली स्ट्रिंग ऐसे नहीं है। ठीक है, आपसे वो क्या कह रहा है, हमारे पास दो ही पोजीशन होती है जनरली। ठीक है, कि या तो स्ट्रिंग ऐसे होगी फिर उसको पुल करके या इधर पुल करके छोड़ा गया है तब वो वाइब्रेट करने लगी, या फिर दूसरी कंडीशन ये हो सकती है कि इनिशियली उसको किसी डिस्टेंस पर पुल करके रखा गया है और वहां से रिलीज करा गया है तब मोशन स्टार्ट हुआ है। तो इस क्वेश्चन में कंडीशन कुछ ऐसी ही गिवन है कि आपसे ये बोला जा रहा है कि स्ट्रिंग हमारी ऐसे नहीं है,
स्ट्रिंग हमारी पुल्ड पोजीशन में है, ऑलरेडी डिस्प्लेस्ड पोजीशन में है, और वो डिस्प्लेसमेंट इन्होंने मेंशन कर रखा है, वो डिस्प्लेसमेंट इतना है, ठीक है, इतने डिस्प्लेसमेंट पर उसको ऑलरेडी पुल करके रखा गया है, इनिशियली वहां से छोड़ा गया है, रिलीज करा गया है, तब हमारा वाइब्रेशन या मोशन स्टार्ट हुआ है। तो कहने का मतलब ये है, अब जरा आप 9th क्लास के चैप्टर्स पर पहुंचिए, इनिशियली चैप्टर पर, आई थिंक इट वाज मोशन, अगर मैं सही याद कर रही हूँ तो उसमें क्या था कि जब किसी ऑब्जेक्ट को किसी हाइट से छोड़ा जाता है, याद करिए, आई होप कि आप जा पाएंगे वहां पर, जब किसी ऑब्जेक्ट को किसी हाइट से छोड़ा जाता है तो आप याद करिए, आपको टीचर ने बताया होगा कि इनिशियल वेलोसिटी 0 होती है हमेशा, ठीक है। तो इनिशियल वेलोसिटी कैसे निकलेगी, वेलोसिटी कैसे निकलेगी, वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट को जब आप डेरिवेटिव ले देते हो टी के रेस्पेक्ट में, ठीक है, तो वेलोसिटी निकल करके आती है। तो मतलब डेल वाई बाई डेल टी, पार्शियल डेरिवेटिव लेने पड़ेंगे क्योंकि y इज द फंक्शन ऑफ x एंड t, टू वेरिएबल्स, तो इसलिए पार्शियल डेरिवेटिव दिखाया है, डेल y बाई डेल t विल बी 0 एट t इज इक्वल टू 0। t इज इक्वल टू 0 क्यों लिया है, क्योंकि हम उसको इनिशियली बोल रहे हैं, इनिशियली शुरुआत में ऐसा था, ठीक है। तो इनिशियल वेलोसिटी विल बी 0, तो उसको दिखाने का तरीका ये है। नाउ फोर्थ कंडीशन विल बी, अब कहां से बनेगी आपकी फोर्थ कंडीशन, यहां से आएगी कि उसको इनिशियल डिस्प्लेसमेंट कितना दिया हुआ है, इनिशियल डिस्प्लेसमेंट उसको दिया हुआ है, ऑलरेडी मेंशन है क्वेश्चन में, इसलिए मैंने वो एज इट इज उठा करके प्लेस कर दिया, इनिशियल डिस्प्लेसमेंट विल बी दिस। अब इनिशियल हम इसको क्यों बोल रहे हैं, इनिशियल हम इसको क्यों बोल रहे हैं, इनिशियल मतलब जब भी इनिशियल वर्ड आएगा मतलब टी की प्लेस पर 0 हो जाएगा शुरुआत में, ठीक है, टी की जगह पर 0, y x 0 इज इक्वल टू दिस। तो ये चार कंडीशंस हमारी फ्रेम हो गई, इन चारों को हम जा रहे हैं अभी अप्लाई करने वन बाय वन हमारे जनरल सोल्यूशन में। ये है हमारा वेव का जनरल सोल्यूशन। अभी मैंने डायरेक्ट ये सोल्यूशन दिया है, प्रीवियस वीडियो में हमने इसको कैसे निकाला था वो दिखाया था, अगर आपको वो रिक्वायरमेंट पड़ती है कि कैसे निकालते हैं और एग्जाम में लिखने की जरूरत पड़ती है तो आप उसको रेफर करेंगे, ठीक है। अभी मैंने ये डायरेक्ट लिया है, यहाँ पर ये मेरा जनरल सोल्यूशन है। अब मैं फर्स्ट कंडीशन अप्लाई कर रही हूँ इस जनरल सोल्यूशन के ऊपर। फर्स्ट कंडीशन क्या है मेरी कि x इज इक्वल टू 0 पर y 0 है। हम इसको यहाँ पे लिख लेते हैं अपनी सुविधा के लिए कि x इज इक्वल टू 0 के लिए y 0 है, x इज इक्वल टू 0 के लिए y 0 है। प्लेस करेंगे यहाँ पर, y की जगह पर 0 रख देंगे और x की जगह पर 0 रख देंगे, ठीक है। तो t वाला पार्ट हम टच नहीं कर रहे हैं, ये एज इट इज रहेगा। x की जगह पर जब आप 0 रखोगे देखोगे cos 0 विल बी 1 एंड sin 0 इज 0, सो यहाँ पे सिर्फ इतना ही बच रहा है ना। तो अब आप आ जाओ जरा इस चीज के ऊपर कि किसी इक्वेशन में, अब इससे कुछ एनालिसिस करना है हमें, किसी इक्वेशन में अगर लेफ्ट साइड पर 0 है या किसी भी एक साइड में 0 है, दूसरी साइड में समथिंग कुछ लिखा हुआ है और बीच में इज इक्वल टू लगा हुआ है, इट मीन्स व्हाट कि किसी दो टर्म का प्रोडक्ट 0 आ रहा है। दो टर्म का प्रोडक्ट 0 कब आएगा, इनमें से या इनमें से एक टर्म 0 होगी तब आएगा, अदरवाइज पॉसिबल नहीं है। तो इधर दिस इज 0 और दिस इज 0, या तो ये 0 है या तो ये 0 है, ठीक है, जिसकी वजह से ये 0 फ्रेम हो रहा है। तो मैं बता रही हूँ कि ये 0 हो नहीं सकता इसीलिए ये 0 है ना, ये 0 हो नहीं सकता इसलिए ये 0 है। अब मैं ये क्यों बोल रही हूँ कि ये 0 नहीं हो सकता, क्योंकि साइन और कॉस किसी भी एक वैल्यू ऑफ टी के लिए एक टाइम पर एक साथ 0 कभी नहीं होते। एक अगर बढ़ रहा है तो दूसरा घटता है, एक घट रहा है तो दूसरा बढ़ता है, ऐसा वाला कॉम्बिनेशन होता है एक, ठीक है। तो ये एक टाइम पर एक टी के लिए कभी भी 0 नहीं हो सकते, इसलिए C3 विल बी 0, इसकी वजह से ये 0 बन रहा है। अब इसको उठा करके ये एक रिजल्ट निकाल लिया हमने, ठीक है, इसको उठा करके प्लेस करना है हमारे जो जनरल सोल्यूशन था उसमें प्लेस कर देंगे तो ये इक्वेशन ऐसे दिखाई देगी आपको, ठीक है। तो ये करने के बाद अब हमें दूसरी कंडीशन लगानी है। दूसरी कंडीशन हमारी क्या थी, बाउंड्री कंडीशन, कि जब x इज इक्वल टू एल है तो y 0 है। तो अप्लाई कर देते हैं x इज इक्वल टू एल के लिए y 0, ठीक है, x इज इक्वल टू एल के लिए y 0 प्लेस करेंगे यहाँ पर, तो मैंने प्लेस कर दिया। अब फिर कुछ एनालिसिस करना है कि एक साइड पे 0 है, दूसरी साइड पर कुछ टर्म है, ऑब्वियसली वो 0 किसी की वजह से तो आ रहा है। तो अगेन यहाँ से या तो ये 0 है या तो इस वाले पार्ट में कुछ 0 है, ये 0 हो नहीं सकता, रीजन सेम है, हम डिस्कस कर चुके हैं। अब इसमें से अगर हम देखें तो C4 0 नहीं हो सकता। C4 0 क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि ऑलरेडी इस वाले पार्ट में से हम एनालिसिस कर चुके हैं कि हमारा C3 0 है। अगर हम ऑलरेडी ये एनालिसिस कर चुके हैं कि C3 0 है तो पूरे थ्रू आउट द प्रॉब्लम C4 0 नहीं होगा। रीजन वही है कि दोनों एक साथ कभी भी 0 नहीं होते हैं, ठीक है, वो पूरी हमारी इक्वेशन को वैनिश कर देता है, ठीक है। C4 0 नहीं होगा तो बचा ये, इसको हमने 0 से इक्वेट करा। 0 की वैल्यू साइन की टर्म्स में आपको पता है कि साइन n पाई होती है और यहाँ से हमने P L इज इक्वल टू n पाई प्लेस करके P की वैल्यू निकालनी है, ओके। ये एनालिसिस हमें प्लेस करना है हमारा लेटेस्ट सॉल्व्ड इक्वेशन ऑफ y में, तो वो मैंने यहाँ पे प्लेस कर दिया। लेट इट बी इक्वेशन नंबर 7।
अगर आपको इतना समझ में आया तो फिर हम आगे मूव ऑन करते हैं। नाउ अब हमारी आ जाती है थर्ड कंडीशन। थर्ड कंडीशन हमारी ये है, ठीक है। थर्ड कंडीशन हमारी डेल वाई बाई डेल टी इज इक्वल टू जीरो है, टी इज इक्वल टू जीरो है। तो अब इसको अगर प्लेस करना है मुझे, इसमें सेवेंथ इक्वेशन में हमेशा लेटेस्ट सॉल्व इक्वेशन ऑफ वाई में प्लेस करते हैं जो भी कंडीशन हम रख रहे होते हैं। तो अब इसमें रखने के लिए ऑब्वियसली वहां पे डेल वाई बाई डेल टी का रिजल्ट लिखना है अगर मुझे, तो मुझे डेल वाई बाई डेल टी यहाँ से निकालना पड़ेगा, बिना उसके वो कंडीशन अप्लाई नहीं हो सकती। तो मैं इसको एक बार लिख लेती हूँ। हमारी प्रॉब्लम जो बन चुकी है यहाँ तक, इट इज C1 cos n पाई ct बाई l, C2 sin n पाई ct बाई l, और क्या था, इट इज C4 sin n पाई x बाई l, C4 sin n पाई x बाई l, और ये मेरी इक्वेशन नंबर 6 है, आई थिंक 6 नहीं 7 डाला है हमने, ओके 7 प्लेस कर दीजिए इसको, इक्वेशन नंबर 7। और इसमें हम यूज कर रहे हैं हमारा थर्ड का रिजल्ट इन इक्वेशन नंबर 7। थर्ड क्या था कि डेल वाई बाई डेल टी विल बी जीरो एट टी इज इक्वल टू जीरो। तो इसके लिए पहले मुझे डेल वाई बाई डेल टी, थर्ड को 7 में हम डायरेक्टली इंप्लीमेंट नहीं कर सकते, अभी मैंने ये आपको दिखा दिया है, लेकिन डायरेक्टली इंप्लीमेंट नहीं हो सकता, उससे पहले मुझे अप्लाई करना पड़ेगा डेल वाई बाई डेल टी। डेल वाई बाई डेल टी अगर मैं लेती हूँ डेरिवेटिव, तो ये क्या बनेगा, C1 sin n पाई ct बाई l बन जाएगा, माइनस का, ठीक है, C2 cos n पाई ct बाई l बन जाएगा, साथ में आपको दिख रहा है कि कांस्टेंट भी आएगा, ठीक है। देन C4 n पाई x बाई l, इसमें कुछ फर्क नहीं पड़ रहा क्योंकि ये x का फंक्शन है, हम t के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव ले रहे हैं। तो ये हमारा डेल वाई बाई डेल टी निकल गया, डेल वाई बाई डेल टी। अब प्लेस कर देते हैं हम हमारी कंडीशन, ठीक है, कंडीशन प्लेस कर रहे हैं। तो दिस विल बी जीरो एट टी इज इक्वल टू जीरो, का मतलब ये है कि t जीरो साइन जीरो इज जीरो, C2 बचेगा यहाँ से सिर्फ n पाई c बाई l बचेगा, C4 बचेगा sin n पाई x बाई l बचेगा। अगेन एनालिसिस करते हैं, ये जीरो किसी की वजह से तो है, अब ये इसमें पार्ट्स दिखाई दे रहे हैं मुझे, किसकी वजह से है, C2 विल बी जीरो हियर, क्यों, क्योंकि ये जीरो हो नहीं सकता, ये जीरो हो नहीं सकता, ये ऑलरेडी सॉल्व हो चुका है, ये भी जीरो नहीं हो सकता। क्यों जीरो नहीं हो सकता, ये n by c upon l is like some constant, जैसे 2 3 4 5 समथिंग कुछ भी, अगर 2 2 है तो 2 2 ही है, 2 जीरो नहीं हो सकता, ठीक है। C4 ऑलरेडी बता चुके हो कि जीरो नहीं हो सकता क्योंकि C3 जीरो हो चुका है, और अगेन ये साइन थीटा इज, ये ऑलरेडी यहाँ से रिजल्ट भी इवैल्यूएट हो चुका है, ये जीरो नहीं हो सकता। अगेन इट इज काइंड साइन 30 साइन 40, तो जीरो नहीं हो सकता। नाउ C2 विल बी जीरो, C2 का रिजल्ट प्लेस करना है हमें किसमें, यूज इट इन, किसमें यूज करेंगे, लेटेस्ट सॉल्व इक्वेशन ऑफ y में। इसमें नहीं रखना है क्योंकि ये तो हमने सिर्फ कंडीशन लगाने के लिए हमने इसको बनाया था, अदरवाइज इसको कोई और रोल नहीं है। यूज इट इन 7 में यूज करेंगे तो बन जाएगा C1 C2 जीरो, तो C1 cos n पाई ct बाई l, और यहाँ से बचेगा C4 sin n पाई x बाई l। ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 8। नाउ लास्ट कंडीशन लगाने से पहले हम हमेशा इक्वेशन को जनरलाइज करते हैं, हालांकि ये क्वेश्चन बिना जनरलाइज करे भी हो जाएगा, लेकिन जनरलाइज करने के अपने बहुत सारे रीजन होते हैं, ठीक है। तो लास्ट स्टेप लेने से पहले, लास्ट कंडीशन अप्लाई करने से पहले इसको जनरलाइज करते हैं। जनरलाइज एक मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट भी है, जनरलाइज करने के लिए हमें क्या करना है, n इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी bn लिखेंगे यहाँ पे, cos n पाई ct, एक तरह से ये जो कॉन्स्टेंट है सबको मर्ज कर दिया इस कॉमन कॉन्स्टेंट में, ठीक है। इसका मैं रीजन भी बताती हूँ आपको अभी, ठीक है। इसका रीजन एक्चुअली है क्या कि जब हम स्ट्रिंग की बात कर रहे हैं, ठीक है, अभी हमने जो ये y पूरा डिस्प्लेसमेंट डिस्कस किया है, किसी मतलब अब हमने कोई मान लिया कोई y डिस्कस कर रहे हैं हम किसी पोजीशन x किसी टाइम t के लिए, कोई भी है इस लाइन पर, इस स्ट्रिंग पर हमने कहीं पर भी ले लिया है ना। तो अब हम किसी एक पॉइंट को रेफरेंस मान करके हम उसको डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन इस तरह के तो मल्टीपल पॉइंट्स है ना इस स्ट्रिंग पर, इतने सारे कि इनफाइनाइट, जिनको आप काउंट भी नहीं कर सकते हो, मतलब बहुत सारे पॉइंट्स हैं जिनको आप काउंट नहीं कर सकते। तो ऐसा ही एक रिजल्ट इस पॉइंट पर अगर है तो ऐसा ही एक रिजल्ट इस पॉइंट पर होगा, ऐसा ही रिजल्ट एक इस पॉइंट पर होगा, और जो कलेक्टिव रिजल्ट आएगा वो सबको सम करने से आएगा, ठीक है। तो इसलिए ये समेशन वैल्यू जनरलाइज फॉर्म ली जाती है। जनरलाइज फॉर्म लेने के बाद अब हम अप्लाई करेंगे, ये हमारा इक्वेशन नंबर 9 है। अब हम अप्लाई करेंगे क्या, कंडीशन 4 ऑन 9। कंडीशन 4 क्या थी हमारी, कंडीशन 4 गिवन है कि जब t जीरो है तो y इतना है, तो उसको प्लेस कर लेते हैं यहाँ पर हम t जीरो के लिए, इसमें t जीरो रखना है आपको। तो ये y कितना दिया हुआ है, a sin n पाई x समथिंग दिया हुआ है,
ए साइन पाई एक्स, एक सेकेंड, ए साइन पाई एक्स बाई एल है, ए साइन पाई एक्स बाई एल है, और टी जीरो रखोगे तो यहाँ पे एन इज इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी बी एन कॉस 0 1 बन जाएगा, साइन एन पाई एक्स बाई एल बचेगा यहाँ पर। अब क्या करना है, अब आपको बोथ साइड कंपैरिजन से रिजल्ट निकालना है। ये थोड़ी सी सिंपल प्रॉब्लम है, क्योंकि यहाँ पर अब लास्ट में आकर के दोनों टर्म्स सिमिलर बन रही है, जो सिर्फ कंपैरिजन से रिजल्ट दे देगा। सारे क्वेश्चन ऐसे नहीं होते, कभी कभी कंपैरिजन से काम नहीं होता, हमें कुछ और भी थोड़ा सा ऐड ऑन करना पड़ता है। फिलहाल अभी इस प्रॉब्लम को ही डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि तो यहाँ कंपैरिजन से काम हो जाएगा। इसको हम एक्सपैंड करेंगे, इट विल बी बी वन साइन पाई एक्स बाई एल, बी टू साइन 2 पाई एक्स बाई एल एंड सो ऑन। ठीक है, ऐसे करके आ जाएगा। आप कंपेयर करेंगे, यहाँ पे साइन पाई एक्स बाई एल की टर्म है सिर्फ और सिर्फ, तो यहाँ पे सिर्फ b1 का रिजल्ट आएगा विच इज इक्वल टू a, रेस्ट ऑफ द रिजल्ट्स विल बी 0। तो अदर कॉन्स्टेंट्स यहाँ पे नहीं आएंगे, सिर्फ b1 का एक रिजल्ट आ रहा है। और इसको हम फाइनली प्लेस कर देंगे हमारे लेटेस्ट सॉल्व इक्वेशन ऑफ y, दैट इज इक्वेशन नंबर 9। इट इज y इज इक्वल टू n इज इक्वल टू 1 टू, या इसको हम एक्सपैंड भी कर सकते हैं, ये हमारा है बी एन कॉस एन पाई सी टी, और साइन एन पाई एक्स बाई एल। ठीक है, क्योंकि रिजल्ट सिर्फ b1 का आ रहा है, एक ही टर्म है, तो हम इसको एक्सपैंड ही कर देते हैं, मतलब b1 का रिजल्ट आ जाएगा, बाकी सारे 0 होंगे। पाई सी टी बाई एल करके आ रहा है, और साइन पाई एक्स बाई एल आ रहा है। और y का हमने अब b1 की वैल्यू लिख देनी है, बस खाली b1 की वैल्यू जो आ रही है हमारे पास वो a आ रही है, तो y इज इक्वल टू a cos पाई सी टी बाई एल एंड साइन पाई एक्स बाई एल। ये रिजल्टेंट वैल्यू आ गई हमारी, और यही हमें प्रूव भी करना था। ठीक है, तो इस तरह से हमारा ये प्रॉब्लम सॉल्व होता है। ये हमारा सोल्यूशन आया है डिस्प्लेसमेंट का, स्पेसिफिकली सारे कॉन्सेप्ट सॉल्व करने के बाद अकॉर्डिंग टू दिस प्रॉब्लम। इस तरह से आपको वेव इक्वेशन का क्वेश्चन सॉल्व करना है। आई होप कि आपको ये प्रॉब्लम डिस्कशन समझ में आया है। अगर आपको समझ में आया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, कुछ कमेंट्स करें, जिससे मुझे ये समझ में आए कि ये आपके लिए यूजफुल है या नहीं है, मैं आगे कुछ और इसके ऊपर कुछ काम करूं या नहीं करूं, ये चीज मुझे मोटिवेट करती है। एंड थैंक यू।